नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी की नीतियों और उसके पीछे छिपी नीयत को खोलकर दिखा दिया है। और तो बीजेपी में अगर उन्होंने जो कुछ कहा तो बीजेपी में हाय तौबा मच गई। आरोप लगने शुरू हो गए कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की बुराई करते हैं और विदेशी आकाओं को खुश करते हैं। ऐसे में अब यह देखना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया या राहुल गांधी ऐसा क्या कह देते हैं कि बीजेपी को वो देश की बुराई लगती है। जरा इस बयान को सुनिए, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। जरा पहले आप सुन लीजिए, अंग्रेजी में है और बहुत साधारण अंग्रेजी बोलते हैं राहुल गांधी, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे इसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा कि कह क्या रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन फिर भी सुनिए। So even when I talk about the attack on the voting system, the reason they're attacking the voting system is they fundamentally don't believe that every Indian is equal. In their mind, and I've spoken to them, I know them, I talk to them. In their mind, there is no way a Dalit person is the same as an upper caste person. They cannot even they can't even compute that, right? And that's to me the real revolution in India in 1947. That we said that actually every language, every religion, every idea in India is equal. And if you think about it, without dissing the Europeans, no, seriously, sometimes they come to me and so they're struggling to build an economic union, okay? We built an economic union and a political union in 1947. तो यहां राहुल गांधी गैर बराबरी का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी या उसकी विचारधारा को मानने वाले लोग बराबरी में यकीन ही नहीं करते हैं। वो नहीं मान सकते कि एक दलित और एक उच्च जाति वाले में बराबरी है। वो वोटिंग सिस्टम पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि वो मूल रूप से ये नहीं मानते हैं कि हर भारतीय बराबर है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में 1947 की असली क्रांति यानी आजादी मेरे हिसाब से यही थी, जो असली क्रांति थी कि हमने कहा कि भारत की हर भाषा, हर धर्म और हर विचार बराबर है। अब आप खुद सोचिए कि यहां ऐसी कौन सी बात की गई, कौन सी बात राहुल गांधी ने कही जिसमें देश की बुराई हो गई है। असल में बीजेपी की नजरों में मोदी ही देश हो चुके हैं और मोदी की सरकार जो है, मोदी सरकार की बुराई या बीजेपी की विचारधारा की आलोचना देश की आलोचना हो जाती है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने बर्लिन में कहा है कि भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग उनकी विचारधारा और भारत के बारे में उनके विजन से सहमत नहीं है। हमें लगता है, यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें लगता है कि यह विजन फेल हो जाएगा और इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं। जरा सुन लीजिए इस बाइट को राहुल गांधी की। We cannot, there is a number of people in India who support Mr. Modi, and we cannot get away from that fact. But a lot of us do not agree with his ideology. We do not agree with the vision of India that he has. We think that the vision will fail. We think that the vision has tremendous problems, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. So we will fight it, right? And it's a clash between two visions of India. तो आपने देख लिया, सुन लिया, यहां राहुल गांधी साफ साफ नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए अपनी बात रख रहे हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने देश में वोट चोरी का जिक्र भी किया और बताया कि कैसे एक व्यक्ति एक वोट का हक खत्म किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बेरोजगारी के सवाल पर कहा कि जब देश में उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं बढ़ेंगे। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक और वोट चोरी से लेकर संविधान बचाने तक हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी बातें कही हैं, जिसमें अब बीजेपी देश विरोधी तत्व को ढूंढ रही है कि कैसे यहां पर निकाला जाए कि राहुल गांधी देश विरोध कर रहे हैं।
खैर, बीजेपी की परेशानी का यह अकेला कारण नहीं है दोस्तों। आज एक अदालती फैसले से भी बीजेपी को झटका लगा है। आप जानते हैं कि 2015 में उत्तर प्रदेश में अखलाक नाम के शख्स की गौ मांस के शक में की गई मॉब लिंचिंग के बाद मोदी सरकार पर सवाल उठे थे। उसके बाद देश में कई और ऐसे मामले हुए, लेकिन बीजेपी फिर भी यही दावा कर रही है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही। लेकिन आज अदालत के फैसले ने इस दावे की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल योगी सरकार ने अखलाक मामले में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की याचिका अदालत में दर्ज की थी, दाखिल की थी, जिसे सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से केस वापसी के लिए दाखिल अर्जी को पूरी तरह आधारहीन और महत्वहीन करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। कोर्ट का कहना है कि इस तरह की याचिका स्वीकार करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता है। आपको बता दूं कि इस मामले में कई आरोपियों पर हत्या, दंगा और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज होने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं बांग्लादेश का जिक्र करना यहां जरूरी है। मॉब लिंचिंग यहां तो मॉब लिंचिंग उधर भी। बांग्लादेश के साथ अब तक के सबसे खराब रिलेशन, सबसे खराब संबंधों के दौर में भारत पहुंच गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं, सस्पेंड कर दी हैं। और जिस तरह की नफरती खबरें फैलाई जा रही हैं, उसके बाद पाकिस्तान जैसा एक और दुश्मन बांग्लादेश के तौर पर खड़ा करने की तैयारी दिख रही है। इसमें निश्चित ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार जिम्मेदार है, जो कट्टरपंथियों को भारत के खिलाफ बढ़ावा दे रही है। लेकिन भारत में भी कट्टरपंथी इस आग को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों को अब इन मामलों के बहाने दखल अंदाजी का मौका मिल रहा है। आपको बता दूं कि वीजा सेवाएं रोकने के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूत को तलब किया और भारत में स्थित बांग्लादेशी मिशनों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इससे पहले भारत भी ढाका में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर चुका है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में राजनयिक परिसरों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर हालात चिंताजनक हैं और इस पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने दिल्ली और कोलकाता समेत 6 राज्यों में प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली में तो बांग्लादेश उच्चायोग यानी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया गया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने प्रदर्शन किया। और वहीं कोलकाता में इसे सियासी रंग में रंगने की कोशिश हुई, यानी कोलकाता में जो प्रदर्शन था उसे आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो सियासी रंग में रंगने की कोशिश, और मीडिया जो है वो अपना काम कर ही रहा है। किसी भी ढंग से चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, उसके लिए कोई मरे कोई जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया भी आग में घी डालने का काम करता है। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ तस्वीरें दिल्ली की, कुछ तस्वीरें कोलकाता की हैं। वही क्रिसमस से पहले, क्योंकि आज 23 तारीख है, परसों क्रिसमस है, पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है और क्रिसमस से पहले देश में ईसाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी खड़ा हो गया है। द कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने क्रिसमस के दौरान विभिन्न राज्यों में ईसाइयों पर कथित हमलों में चिंताजनक बढ़ोतरी की निंदा की है और कहा है कि इससे भारत के संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को गंभीर नुकसान पहुंचता है। सीबीसीआई ने कहा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से आए एक वीडियो ने उन्हें विशेष रूप से हैरान कर दिया है, जिसमें क्रिसमस कार्यक्रम में शामिल हुई दृष्टिहीन महिला को भाजपा नेता अंजू भार्गव ने सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहे और शारीरिक रूप से परेशान किया। कैथोलिक बिशप संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि कानून के सख्त पालन और ईसाई समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि क्रिसमस शांतिपूर्ण मनाया जा सके। आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली में भी कुछ महिलाओं ने सेंटा क्लॉज की टोपी पहनने पर कुछ लोगों ने, महिलाओं ने पहना और कुछ लोगों ने उन्हें परेशान किया। अब इन मामलों के लिए भी क्या बीजेपी नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएगी या राहुल गांधी को देश विरोधी साबित करेगी? यह सवाल भी यहां खड़ा होता है, क्योंकि किसी भी ढंग की परेशानी अगर देश में आती है, किसी भी ढंग की परेशानी अगर बीजेपी को झेलनी पड़ती है तो सामने खड़े हो जाते हैं, खड़े कर दिए जाते हैं बीजेपी की तरफ से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। क्या इन तमाम मसलों के लिए, चाहे बांग्लादेश का मामला हो, चाहे क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का मामला हो,
आप लाल टोपी, अभी जो क्रिसमस पे कई बच्चे तो खेलते खेलते, ये एक ग्लैमरस चीजें भी आजकल हो गई हैं, उसको उस हिसाब से देखते हुए अपने यहां भी हर धर्म, हर जाति, हर पर्व त्योहार हर ढंग से उसको मनाने की एक परंपरा रही है और उसको मनाया जाता रहा है। लेकिन उसको लेकर अब इस ढंग से सियासी रंग में रंगने की कोशिश, कोई भगवा रंग में तो कोई लाल रंग में, कोई हरा रंग में अगर करने की कोशिश करे तो क्या कहा जाए। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस पर उंगली उठाकर बीजेपी अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो सकेगी। नई सियासी चाल में कैसे फंस गई है बीजेपी और इन सब के बीच राहुल गांधी ने कैसे बढ़ा दी है टेंशन बीजेपी की। आइए इसकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं, इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। अभी दो वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, एक गैप के बाद, एक अरसे के बाद आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और प्रेम कुमार जी आपका भी स्वागत है। और स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। खबरें बहुत हैं, बांग्लादेश की खबरें, और बांग्लादेश को कैसे यहां भुनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत हुआ, हमारे देश में भी बहुत सारी चीजें पिछले 10-12 सालों में हुई हैं और उससे पहले भी हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ही, लेकिन अभी वो संख्या बढ़ गई और उससे पहले। लेकिन इसको सियासी रंग में क्यों रंगा जा रहा है, यह समझने की जरूरत है। और जरा उसके तार को जोड़ें तो कोलकाता में थे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। उसके बाद से देखिए क्या हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं बर्लिन में। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, तस्वीर राहुल गांधी की आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने बर्लिन में जो कुछ कहा है, उससे बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ जाती है, बीजेपी क्यों परेशान हो जाती है और बीजेपी क्यों यह आरोप लगाती है राहुल गांधी पे, कांग्रेस पार्टी पे, कि राहुल गांधी देश विरोधी बात करते हैं। जाकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल वही बात कह रहे हैं जो बात यहां कहते हैं। राहुल गांधी ने क्या नया कह दिया? राहुल गांधी ने एक बाइट, आपने दूसरी बाइट सुनी थी जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि हैं लोग भारत में जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो संख्या धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो अपना स्टाइल काम करने का है, नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से देश के संविधान को खोखला कर रहे हैं, वो उन्हें कमजोर करेगा। क्या गलत कहा उन्होंने? आते हैं पहले राहुल गांधी के इन्हीं बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने कही हैं। लगभग 1.5 घंटे का ये कन्वर्सेशन है और उस बातों को, विचारों को जरा यहां रखने की कोशिश। ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां, चुनाव आयोग, तीनों जो पिलर हैं हमारे लोकतंत्र के, जिसमें आप जानते हैं कि विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, इन तीनों का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। सब कुछ यहां पर डेमोक्रेटिक इंडिया की डेमोक्रेसी की बात की है। प्रेम कुमार जी आपके पास सबसे पहले, फिर सिद्धार्थ जी के पास आता हूं। कैसे देखा जाए, और जरा इसमें वो तार खोजने की कोशिश कीजिए कि कहां राहुल गांधी देश विरोधी बात कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो भी बताइए, नहीं कर रहे हैं तो वो भी बताइए। प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जब जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो ये जो भी बात होती है, उस बात में नरेंद्र मोदी की सरकार में जो दिक्कतें हैं उसकी चर्चा होती है, लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हुआ है उसकी चर्चा होती है, जो सांप्रदायिकता है उसकी चर्चा होती है, जो समाज में अनरेस्ट है किसी भी वजह से उसकी चर्चा होती है। तो ये जो चर्चा है, ये चर्चा भारत के खिलाफ न होकर मोदी सरकार की विफलता को से जुड़ी हुई चर्चा है। और नेता प्रतिपक्ष या किसी कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर भी, जब वो नहीं भी थे नेता प्रतिपक्ष, तब भी उनको पूरा अख्तियार था कि वो अपनी सरकार की नाकामियों के बारे में चर्चा करें। और ये चर्चा विदेश में का क्या मतलब है? विदेश में भारतीय समुदायों के बीच या फिर कहीं स्वतंत्र रूप से विचार रखते हुए जब वो बात रखते हैं तो लोग अपेक्षा रखते हैं कि राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से आए हैं तो वो खुल करके अपने देश की व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे। तो आज अगर राहुल गांधी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से जुड़े हैं, वो ये महसूस करते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है वो उसका अपहरण हो रहा है और यहाँ की जो संवैधानिक संस्थानें हैं वो हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं अपोजिशन के खिलाफ, तो ये चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए और दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये स्थिति है और वहां के नेता प्रतिपक्ष और देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता ऐसा कह रहे हैं। तो
ये चिंता का विषय है। लेकिन यही चिंता, इसका काउंटर करने का तरीका बीजेपी के पास नहीं है, उनकी सरकार के पास नहीं है। तो ये बहुत आसानी से वो बोलते हैं कि ये भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना, ये बोलना बहुत आसान है। अगर राहुल गांधी वाकई देश के खिलाफ बोल रहे हैं तो एक मुकदमा कर दीजिए, भारत के संविधान के हिसाब से उनको सजा मिल जाएगी अगर वो वास्तव में कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट आज तक राहुल गांधी के खिलाफ सरकार खोज नहीं पाई है कि राहुल गांधी को विदेश में दिए गए उनके किसी भाषण के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सके, ऐसा कोई पॉइंट नहीं खोज पाई है। तो इसी बात से हम ये समझ सकते हैं कि ये राहुल गांधी को देश के खिलाफ बोलना, ये भी एक पूरे मशीनरी को वो विपनाइज करना है राहुल गांधी के खिलाफ। ये अपने आप में उनको देश विरोधी बोलना, गद्दार बोलना, ये वेपनाइज करना है। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसी की पुष्टि होती है। तो ये इस तरह से इस बार भी राहुल गांधी ने जो कहा है वो क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ ईडी है, सीबीआई है, ये सब संवैधानिक संस्थानें हैं, लेकिन क्या ये संस्थानें बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करती हैं? नहीं करती हैं। वो सारे इनकी इन्वेस्टिगेशंस अपोजिशन के खिलाफ होती हैं। चुनाव, वो कह रहे हैं कि आज का जो चुनाव का सिस्टम है वो बिल्कुल उसको एक तरह से हैक कर लिया गया है। और लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम केवल क्वेश्चन पूछते हुए नहीं रहेंगे, हम इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। अभी तक लोग क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या करते हैं, बस सवाल पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने उससे एक स्टेप आगे कहा है कि हम सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल पूछते हुए हम इसका सॉल्यूशन भी खोजेंगे। यहां वो एक बात कहते हैं कि देश में वैचारिक तौर पर दो धाराएं हैं, लेकिन उनमें से जो अपोजिशन है, अपोजिशन की ज्यादातर पार्टियों में एक कॉमन सोच है। वो कॉमन सोच क्या है? वो कॉमन सोच है, आरएसएस के विचारों को वो नहीं मानते हैं, सांप्रदायिकता के विचारों को वो नहीं मानते हैं। तो ये जो कॉमन सोच है, इसी वजह से इंडिया गठबंधन खड़ा है। तो इस कॉमन सोच को एक साथ केवल इलेक्शन के समय में चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ना हो, ये बात भी राहुल गांधी दोहरा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इसको वैचारिक आधार पर मजबूत करने और जो अपोजिशन के अगेंस्ट में वेपनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हुआ है, उसके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इस बात को राहुल गांधी इंगित कर रहे हैं। जी, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं यहां पे, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कह दिया कि यहां बीजेपी परेशान हो जाती। बीजेपी कहती है कि देश विरोधी बयान देते हैं राहुल गांधी, जाकर देश विरोध की बात करते हैं राहुल गांधी। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए। प्रोफेसर साहब, बहुत दिनों बाद आप भी, देखिए दो हमारे साथी, सिद्धार्थ जी भी और आप भी, दोनों एक लंबे गैप के बाद, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज हम कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, पहले आपके पास आता हूं, फिर प्रोफेसर रविकांत जी के पास। प्रोफेसर रविकांत जी, आप जानते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, लेकिन मैं आपको, प्रोफेसर साहब, आपको मैं अपने एक अच्छे एनालिस्ट के रूप में ही जानता हूं और वही मानता हूं, और उसी हिसाब से मैं आपके विचार यहां पर, आपके विश्लेषण यहां रखूंगा भी अपने तमाम साथियों के बीच। और हमारे साथी आपको काफी मिस भी करते हैं, हमारे दर्शक साथी जो इस कार्यक्रम को देखते हैं आपको मिस भी करते हैं काफी, तो बीच बीच में ऐसे ही आ जाया कीजिए। मैं जानता हूं कि काफी व्यस्त हैं आप, नेशनल चैनल्स पे लगातार आपको बैठना पड़ता है, तो आपकी व्यस्तता समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी आया कीजिए यहां, आपके विचार सुनते हैं और पसंद करते हैं हमारे तमाम दर्शक साथी। लेकिन सिद्धार्थ जी, क्या आप इसमें खोज के निकाल पाए कि राहुल गांधी ने देश विरोधी बात क्या कर दी? निकाल पाए हो तो प्लीज रखिए, बिल्कुल जरूरी है कि कम से कम समझूं। तो मैं तो दिन भर इसको पूरे, वो लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है और उसके एक एक शब्द को, सब कुछ अंग्रेजी जितनी आती है उस हिसाब से मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन भाजपा के लोगों को शायद अंग्रेजी ज्यादा आती है और वो उसमें से कुछ देश विरोधी तत्व निकाल लेते हैं। आप अगर निकाल पाए हो तो प्लीज बताइए, और नहीं तो क्या यहां राहुल गांधी गलत कह रहे हैं? देखिए राजीव जी, होता यह है कि 2 और 2 4 होता है। हिंदुस्तान में भी 4 होगा, बर्लिन में भी 4 होगा, चांद पर जाएंगे तभी 4 ही होगा। तो न तो 3.25 होगा, न 4.25 होगा।
अब कोई आदमी हिंदुस्तान में बोले, बर्लिन में बोले या चांद पर जाके बोले कि 2 और 2 4 होता है, तो उसमें किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? अगर आपको आपत्ति हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। क्योंकि आपको किसी को अगर विश्व गुरु बनने का बहुत शौक है, तो दुनिया आपको देखेगी भी और बोलेगी भी। अच्छा हो तो अच्छा बोलेगी, बुरा हो तो बुरा बोलेगी। विराट कोहली अगर सेंचुरी मारेगा तो लोग ताली भी बजाएंगे, 0 पर आउट होगा तो लोग वोटिंग भी करेंगे। तो 0 पर आउट होकर विराट कोहली ये नहीं ना बोल सकता है कि हम सेंचुरी मारे, इस तरह से पूरा का पूरा स्टेडियम हमको ताली बजा के वापस पेविलियन भेजे। तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है। दूसरी बात यह कि ये जो बर्लिन में जो कहा गया, दुनिया तो इस चीज को जानती है। दुनिया भर में एक काफी सारी ऐसी संस्थाएं हैं, दुनिया भर में 200 देश हैं, तो दुनिया में काफी सारी इस तरह की स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो कि दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ या कितना कमजोर हुआ उसका लेखा जोखा रखती हैं। वीडन नाम की एक संस्था है, सब लोग उसको जानता है, उसका एक चार्ट भी है। 2014 से लेके 2025 तक पिछले 11 साल में भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, ऐसा उसका ग्राफ बताता है। वो ग्राफ ही बताता है अपने आप में कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो इसको कोई आदमी बर्लिन में जाके हिंदुस्तानी बोल रहा है, ये कोई खास बात नहीं है। दुनिया जिस चीज को जानती है, कहते हैं ना कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, इसका क्या मतलब है कि दुनिया नहीं देख रही है? कि दुनिया तो बिल्ली को दूध पीते हुए देख ही रही है। और दूसरी बात यह कि अगर किसी का कहा हुआ आपको बुरा लग रहा है कि भैया उसने कोई गलत बात की, तो आपको उसको सही करने में कौन रोक रहा है? भाजपा का तो ये तर्क होता है। ये जो आपके सामने चार्ट है ना, ये वीडम नाम की संस्था है, ये इसमें चार्ट में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि 2014 के बाद से ये जो ढलान है भारत में लोकतंत्र का, जो ढलान है, भारत में लोकतंत्र कमजोर होते जा रहा है। ये हमारे ये कोई हिंदुस्तानी नहीं बोल रहा है, तो दुनिया भर की मीडिया बोल रही है, दुनिया भर के स्वतंत्र संस्थान बोल रहे हैं। तो 2 और 2 4 को अगर 4 कोई कह रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक घड़ी के लिए हम मान लेते हैं कि आपको आपत्ति है, तो आप इसको 2 और 2 को 2.25 साबित कर दीजिए। कौन मना कर रहा है? किसी ने मना किया है क्या? जैसे कि भाजपा ये कहती है किसी को भी कि आप अगर बेकसूर हो तो आपको किसी की जांच से डर कैसा? वो कहती थी जिस समय उसने नोटबंदी लाई थी, उस समय उसने कहा था कि आपके पास ब्लैक मनी नहीं है तो बैंक में जाके नोट बदलवा लीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? वो जब हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल को जेल में डालती थी तो यही कहती थी ना कि वो बेकसूर हैं तो छूट जाएंगे, उनको जांच से डर कैसा? तो अगर भाजपा को लगता है कि कोई आदमी मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम खराब कर रहा है, तो लोक कल्याण मार्ग में जो प्रधान जी बैठे हुए हैं वो पूरे दुनिया भर के मीडिया वालों को बुला लें, एक दिन एक इंटरव्यू कर दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल हो गया है नहीं किए हैं, करके उनके मुंह पर मार दें पूरा डाटा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम कैसे हैं, पूरी दुनिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दे। किसी ने मना किया है क्या? तो ये अगर आप मना किए, जो आप जिस चीज को कर सकते हैं खुद, वो अगर आप दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। क्योंकि चोर के साथ दिक्कत ये होती है कि चोर चोरी तो करता है, पर हर बार अपना तरीका और अपना निशाना उसको बदलना उसकी मजबूरी होती है। क्योंकि एक ही तरीके से चोरी करेगा, एक ही टारगेट को टारगेट करते रहेगा तो जल्दी पकड़ा जाएगा। तो ध्यान में हमें यह रखना है कि भाजपा जो है वो संगठन प्रधान पार्टी है, मतलब उसमें पार्टी के लिए डेडिकेटेड होकर काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। बिहार में हमने देखा कि जहां सीपीआई जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के पास 3000 बूथ लेवल एजेंट नहीं थे, वहीं पर भाजपा के पास 50,000 थे। ऊपर से एक एक बूथ में अगर 40 पन्ने होते हैं तो भाजपा तो एक एक पन्ने पर पन्ना प्रमुख, एक एक पेज पर पन्ना प्रमुख तक लगा के रखती है। तो इसका मतलब क्या है कि 2024, तो इसका मतलब यह है कि भाजपा को नीचे से अपने क्षेत्र से हर पोलिंग बूथ से फीडबैक जो दूसरी पार्टियों से ज्यादा बेहतर आता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को यह अंदेशा हो गया था कि किसानों का क्रोध, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के चलते बेटियों का, महिलाओं का क्रोध, महिलाओं का गुस्सा, अब वो लोकप्रिय शायद नहीं रही। इसीलिए आपको याद कीजिए 2024 में इन्होंने सूरत में एक बड़ा मजेदार प्रयोग किया कि अपने बीजेपी के अलावा सारे कैंडिडेट से नाम वापस लिवा लिए, उन पर दबाव डाल के किसी का फर्जी सिग्नेचर करके। और आश्चर्य यह है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सूरत के 20 लाख लोग बिना वोटिंग बूथ गए हुए, बिना उंगली पर निशान लगाए हुए उनका एक प्रतिनिधि चुन के लोकसभा में चला गया, क्योंकि कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, अकेला भाजपा प्रत्याशी लड़ रहा था। इसीलिए चुनाव आयोग ने, केचुआ ने उसको निर्विरोध घोषित कर दिया। अब आश्चर्य आपको होगा ना कि जिस देश में किसी जनता ने वोट ही नहीं किया उसका प्रतिनिधि कैसे चुन लिया। तो ये पहला तरीका था, लेकिन ये तरीका बहुत बड़े स्तर पर नहीं कर सकते। तो अगला तरीका इन्होंने क्या अपनाया? जब चंडीगढ़ आया तो चुनाव अधिकारी अपना लगा दिया और कहा जिसने भी वोट किया उसका नाम काट के अपना नाम घुसा दो। अब संजोग ये कि वो आदमी को सीसीटीवी में कैद कर लिया गया,
वो जाके सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांग लिया कि हाँ मैंने धांधली की है, तो वो दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या था, जब महाराष्ट्र का चुनाव आया तो 5:30 बजे तक जितने वोट पड़े थे, रात में 7 बजते बजते 50-60 लाख वोट बढ़ा दिए। मतलब बोगस वोटों की संख्या गिनती में कुल वोटर अचानक 50 लाख बढ़ा देते हैं। तो एक नया तरीका अपनाया। फिर हरियाणा आया, हरियाणा में इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र वाला तरीका नहीं अपनाया, 25 लाख फर्जी वोटरों का नाम डाल दिया। अब 25 लाख फर्जी वोटर डालने के कारण कुल वोट में, वोट शेयर में भाजपा, कांग्रेस को वोट ज्यादा आते हुए भी सीट शेयर में भाजपा जीतती हुई दिख गई। वो बस नहीं हुआ तो फिर दिल्ली आया। दिल्ली में इन्होंने क्या किया, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जब पूरे भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 40,000 वोटर घटा दिए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय क्या कहते हैं एमपी, उनके घरों पर 100 150 वोट बढ़ा दिए, हो गया। अब वो बस नहीं हुआ तो अब इन्होंने एसआईआर लाया। एसआईआर में क्या है, बड़ा आश्चर्य होता है हमको, लोकतंत्र में वोटर सरकार चुनता है, एसआईआर में सरकार ही वोटर चुन रही है। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। लोकतंत्र मतलब क्या, लोकतंत्र में तो वोटर सरकार को चुनता है, यहाँ पर तो एसआईआर में सरकार ही पहले वोटर को चुन लेती है। तो मतलब भाजपा के साथ ये दिक्कत आ गई कि वो अब पता है भाजपा को कि वो इस देश में क्या कहते हैं लोकप्रिय नहीं रही। लोकसभा चुनाव का तो नतीजा अपने आप में बताता है कि इस देश के 140 करोड़ में से 115 करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं डालते। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने बहुत जोर से गमछा लहराया था बिहार में भी गमछा लहराया तो वोट शेयर जाके देख लीजिए, 10 में से 8 लोगों ने तो फिर भी बीजेपी को वोट नहीं डाला। 10 में से 8 लोगों ने अभी भी बीजेपी को वोट नहीं डाला। ये गमछा लहरा लेते हैं अलग बात है, भाजपा को अंदर खाने में पता है कि वो इस देश में लोकप्रिय नहीं रही है। अब क्योंकि वो लोकप्रिय नहीं रही, सत्ता पर ये केन प्रकारेण बने रहना है, इसीलिए हर चुनाव में हर दिन एक नया शगुफा, एक नया तरीका अपनाते हैं। इंग्लिश में जिसे कहता है मोडस ऑपरेंडी, ये नया मोडस ऑपरेंडी बनाते हैं। अगर इनको किसी की भी बात पे किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो जिस तरह से प्रेम जी ने कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो आप किसी को अंदर जेल में कर दीजिए ना, लेकिन इनको पता है वो भी नहीं कर सकते। इन्होंने ऐसे सब लोगों को, पिछले बार आपको याद होगा पिछली लोकसभा में जब इनके पास 300 सीट का अकेले पूरे बहुमत में थे तो इन्होंने सब तरह के क्या कहते हैं हथकंडे अपना लिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करवा दी, महुआ मैत्रा को अंदर करवा दिया, संजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता खत्म करवा दी। नतीजा क्या निकला, नतीजा सिफर आ गया, खुद ही 240 की बैसाखी पर आ गए। तो इनको पता है कुछ चीजें, बिल्कुल इनको पता है कि, और ये चीज भाजपा को पता है, मेरे ख्याल से डीबी लाइव के दर्शकों को भी पता हो जाना चाहिए कि संविधान और कानून अलग अलग चीज होते हैं। संविधान नागरिकों का अधिकतम अधिकार और शासन के न्यूनतम अधिकार का दस्तावेज होता है, इसीलिए भारत के संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन कानून जो होता है वो संविधान नहीं होता, कानून शासन के अधिकतम अधिकार और नागरिक के न्यूनतम अधिकारों का दस्तावेज होता है। उदाहरण के लिए भारतीय न्याय संहिता में, जो भारत के संविधान ने आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, भारतीय न्याय संहिता में आते आते उसमें 10 ठोक किंतु परंतु लगा देता है, ये होगा तो नहीं होगा। तो भाजपा क्या करती है, कानून के आधार पर किसी को जेल में डालना, गिरफ्तार करना, अंदर प्रताड़ित करने की कोशिश करती है। वो सोनम वांगचुक के साथ भी यही हुआ है। सोनम वांगचुक को इन्होंने अंदर तो डाल दिया किसी कानून के अंतर्गत, अभी तक वो जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि किस कारण से डाला। इसी तरह से होगा, यही काम इन्होंने हेमंत सोरेन के साथ भी किया, यही काम सोनम वांगचुक के साथ भी किया, यही काम अरविंद केजरीवाल के साथ भी किया। करते क्या है, कानून के आधार पर किसी को गिरफ्तार करके अंदर डाल देते हैं। 6 महीना बाद न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका कानून से ऊपर होती है, न्यायपालिका तो संविधान से चलती है, वो कहती है कि संविधान में तो इस व्यक्ति को स्वतंत्रता लिखी हुई है, इसको आप अंदर कैसे रख सकते हैं। तो जिस कोई अंदर करते हैं, संविधान उनको, न्यायपालिका संविधान का हवाला देके उनको स्वतंत्र कर देती है। तो अब मेरे ख्याल से, क्योंकि ये खुद 240 की बैसाखी पर आए हुए हैं, इस तरह का कोई भी क्या कहते हैं शगुफा छोड़ने के लिए, इस तरह का कोई हथकंडा अपनाने के लिए, इस तरह का एक, जिसे इंग्लिश में मिस एडवेंचर कहते हैं, ये जिस समय 300 सीट पर थे उसी समय इन्होंने 2-4 लोगों को, विपक्ष के लोगों को संसद सदस्यता वगैरह खत्म करने की कोशिश की तो उल्टा इनके ऊपर पड़ गया। मुझे नहीं लगता है कि इनके पास अभी फिलहाल इतनी हिम्मत है, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, अपने जो प्रिटोरियन, इनकी एक जो सेना है, उस सेना को आगे किया है कि चलो चलो इस व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश करो कि ये विदेश में जाके आपका नाम खराब कर रहा है। अरे वो विदेश में जाके नाम खराब कर रहा है तो आप सारे विदेशी पत्रकारों को लोक कल्याण मार्ग में बुला लीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, 10 साल हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि नहीं भैया, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है,
केचुआ का चुनाव व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है, वो जो सवाल पूछते हैं सबका जवाब दे दीजिए। कल सुबह जो वीडम वाले ग्राफ में आपको नीचे दिखा रहे हैं, कल सुबह उठते ही देखेंगे ऊपर दिखाने लगेंगे कि भैया ठीक हो गया है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिद्धार्थ जी, बिल्कुल सही बात है कि या तो आप इन सवालों का जवाब दीजिए या आप ये कहना छोड़ दीजिए कि हाँ राहुल गांधी या विपक्ष के नेता इस देश के विरोध में बातें करते हैं, देश विरोधी बात करते हैं, और अगर देश विरोधी बात करते हैं तो उनके ऊपर यूएपीए लगा दीजिए। आपके लिए तो आसान है, बहुत आसान है। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा गड़बड़ बातें कह दी हैं? और जब भी ये या इसको ये माना जाए कि वन लाइनर में कि राहुल गांधी का विदेश जाना बीजेपी को पसंद नहीं आता है, और उससे ज्यादा अगर और बढ़ें तो राहुल गांधी का विदेश में जाकर किसी को भी संबोधित करना वो और भी पसंद नहीं आता है, और उसके भी थोड़ा और आगे जाएं तो यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी विदेश में अगर मुंह खोलेंगे तो वो देश विरोधी बात कहेंगे, ऐसा देश में अब मान लिया जाए। ये 3 लाइन आपके सामने रख रहा हूं, क्या ऐसा है या कुछ और है? और अगर ऐसा नहीं है और यहां यह बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि राहुल देश विरोधी बातें करते हैं, तो उसके काउंटर में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, जरा यह भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया राजीव जी। सबसे पहले तो डीवी लाइव के दर्शकों का शुक्रिया, पूरे डीवी लाइव की टीम का बहुत शुक्रिया। और मुझे ये लगता है कि बीजेपी हर बार यही रोना रोती है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। एक तो भारतीय जनता पार्टी को हर उस व्यक्ति से, केवल राहुल गांधी जी का मामला नहीं है, हर उस व्यक्ति से जो इस देश में संविधान की बात करता हो, जो इस देश में प्रेम और मोहब्बत की बात करता हो, भाईचारे की बात करता हो, धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके सम्मान की बात करता हो, मीडिया की स्वतंत्रता की बात करता हो, लोकतंत्र के मजबूती की बात करता हो, हर उससे इनको नफरत। अभी सिद्धार्थ जी जो बात कर रहे हैं लोकप्रिय नहीं बची, ये लोकप्रिय नहीं है बीजेपी, अब नफरत प्रिय और भक्त प्रिय केवल बची है। जो नफरती लोग हैं और जो केवल भक्त लोग हैं, बीजेपी केवल उनको पसंद है। बाकी इस देश के 90% लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी आपदा से कम नहीं जी। और इस देश का चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, महिलाएं हो और अल्पसंख्यक, ये जो तबका है वो भारतीय जनता पार्टी से बेहद परेशान है, इस सरकार की कारगुजारियों से, नीतियों से। और राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, इन्होंने तो अरबों रुपया खर्च कर दिया उनकी इमेज को खराब करने के। लेकिन एक भारत जोड़ो यात्रा ने इस सत्ता के अहंकार और राहुल गांधी जी की जो छवि बनाई गई थी उसको खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब राहुल जी चाहे भारत में बात करें, अगर आप इस पर आए कि उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी ने कोई दीगर बात नहीं की कि जो भारत में नहीं कह रहे वो विदेश में जाकर के कह रहे। उन्होंने कहा कि इस देश में 2 पूंजीपतियों की सत्ता है, उनको केवल फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया गया है, संस्थागत जो भारत है उसको कब्जे में कर लिया गया है। उसके लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इनको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव की जो पूरी मशीनरी है वो सत्ता पक्ष के साथ में खड़ी हो गई है और विपक्ष को चुनाव जबरिया हरवाया जा रहा है। हरियाणा में हम चुनाव जीते थे। अब राजीव जी मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो राहुल गांधी ने जर्मनी में जाकर के कही है और भारत में वो नहीं कही। लेकिन समस्या ये है कि ये जो बाहर जो ढोल बजता है ना, वो युगांडा से, वो कोलंबिया से जो तमगे लेकर के मोदी जी आते हैं और यहाँ के लोगों के जो पहले से वो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनको दिखाया जाता है कि साहब देखिए मोदी जी तो विश्वगुरु बन गए। विश्वगुरु क्या होता है यही बेचारों को नहीं पता है। दरअसल इन्हें एक ऐसा ही भारत चाहिए जो अनपढ़ हो, जो गरीब हो, जिस देश के लोग केवल आज्ञा पालक हो,
5 किलो राशन की लाइन में वो खड़े हों और उनका चाहे वोट का अधिकार खत्म कर दिया जाए या उनको लाइन में लगा करके उनको पीट दिया जाए, वो खामोश रहे। और तो और जो सेलिब्रिटीज हैं उनको भी इतना दबा दिया गया है कि उनको कभी ताली और थाली बजाने के लिए कहा जाता है, कभी उनको ट्वीट करने के लिए कहा जाता है। मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर क्या हो रहा था, और राहुल गांधी जी के कहीं भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा कर दी जाए या राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उनके समर्थन में एक भी बात कह दी जाए तो उन पर शिकंजा कस जाता है। ईडी सीबीआई के छापे वहां पड़ने लगते। विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, इस देश के बुद्धिजीवियों को अर्बन नक्सल कहा गया, पूरे अल्पसंख्यक को आपने पाकिस्तानी राष्ट्रद्रोही कह दिया। ये जो तमाशा आपने बनाया इस देश का, वो देश जो नेहरू जी के नेतृत्व में, जहां चाहे युगोस्लाविया हो या इंग्लैंड हो या रूस हो, ये बड़े बड़े उस समय के देश नेहरू जी के नेतृत्व को सैल्यूट करते थे। वो देश जब गरीब था। आज हालात क्या है? ट्रंप ने 60 बार से ज्यादा कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया जी, जवाब नहीं मिला। चाइना बार बार कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, आपका जबान नहीं फूटा। और अब तो और छोड़ दिए, बांग्लादेश में भारत विरोधी वहां पर नारेबाजी नहीं हो रही, प्रदर्शन हो रहा। नेपाल में क्या हुआ? तो आप मुझे ये बताएं कि राहुल गांधी जी ने, मुझे लगता है, बहुत लिमिटेड बोला है। नरेंद्र मोदी ने जो इस देश को बना दिया है, अभी आज उड़ीसा से जो एक तस्वीर निकल करके आई है, उत्तर प्रदेश से निकल करके आई है, कि जहां ईसाइयों के खिलाफ, कहीं मुसलमानों के खिलाफ, कहीं दलितों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है, लिंचिंग करने की हरकतें की जा रही हैं, वो देश की क्या इमेज बनाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने एक तो वही बातें दोहराई हैं, कोई उसमें नया नहीं कहा है, और वो सारी बातें वो भारत में भी कही। क्या इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या इस देश के न्यायपालिका के 4-4, 5-5 न्यायाधीश निकल करके नहीं आए हैं जिन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को प्रेशर में लिया जा रहा है? ये कोई आज की बात है क्या? नोटबंदी से लेकर के और जीएसटी तक इस देश के आम आदमी से लेकर के और मध्य वर्ग तक, उच्च मध्य वर्ग तक, सबको आपने बदिया बना दिया। जो बोलेगा उस पर एफआईआर दर्ज होगी, और विपक्ष का कोई नेता होगा तो उसके पीछे सीबीआई छोड़ दी जाएगी। ये जो देश में घट रहा है, उसके लिए भी राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे तो कौन बोले? सबसे बड़ी बात ये, लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनकी जिम्मेदारी ये है। मैं तो समझता हूं कि राहुल गांधी अपने दायित्व का निर्वाह बहुत ठीक ढंग से कर रहे हैं। देश की जमीन हो या जर्मनी हो या इंग्लैंड हो, ये बात तो कही जाएगी। और ये जो लोग हैं जो इस देश के आत्मा को खत्म करना चाहते हैं, जो भारत का विचार है, भारतीयता जो रही है, उसको खत्म करना चाहते हैं, संविधान को, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, वो बात तो कही ही जाएगी। और जब ये लोग एक्सपोज होने लगते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है, और वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, जहां उसको हम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में, जैसे वोटिंग राइट के लिए लड़ रहे हैं, कभी वोटिंग राइट कराची अधिवेशन में किया गया था, संविधान में स्पष्ट रूप से उसका अधिकार किया गया, और आज अगर उस पर हमला ये सरकार कर रही है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, खड़ी रहेगी और आखिरी दम तक लड़ेगी। चाहे मनरेगा का सवाल हो, आम आदमी का, आम मजदूर का सवाल हो, उसके अधिकार के लिए, उसकी गारंटी के लिए भी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के पास संसाधनों की कमी। वो चुनावी बॉन्ड किसको मिले हैं ये सबको मालूम है, कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। राहुल गांधी को, सोनिया जी को, जो वयोवृद्ध हैं, 50-50 घंटे ईडी बिठा करके पूछताछ करती, अपमानित करती है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? और निकलता क्या है? खत्म। कुछ भी नहीं था, ये पहले से भी कहा जा रहा था। तो आप केवल अपमान करना चाहते हैं, और इस देश के लोग इस अपमान का बदला
जरूर लेंगे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं चुनावी मशीनरी के जरिए। मुझे लगता है कि ये भी कुछ दिनों का मामला है। चुनावी मशीनरी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। अब शर्म नहीं आए गणेश कुमार को तो क्या करिए, लेकिन इन लोगों का भी हिसाब किताब पूरा होगा। इतिहास तो इनको दर्ज करेगा ही। ये जो कानून है उस कानून के शिकंजे में भी आएंगे, ये भी राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे भी चिल्लाते रहे, उनको तो राहुल गांधी नाम से ही उनको चैन नहीं आता है। उनको दिक्कत है कि साहब हम तो जर्मनी में एक्सपोज हो रहे हैं। तो इनको कतई कांग्रेस पार्टी को इनकी कोई परवाह नहीं है। और बात संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, इस देश के प्लेटफॉर्म पे हो या दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर हो, वो कहीं भी जाएगी और देश के भीतर उसके लिए भी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए, दोबारा आता हूं आपके पास। और बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे, जरा एक बार फिर प्रेम कुमार जी, लेकिन बांग्लादेश का जो मामला चल रहा है और उसको जिस ढंग से अपने देश में तूल देने की कोशिश हुई है, आज देखिए 6 अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हुए, यहां दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, और खासकर पश्चिम बंगाल, असम, इन सब राज्यों पे इसका कितना असर पड़ सकता है। और इसमें जो राहुल गांधी पहले से कहते आए हैं कि देश को केरोसिन के देश में चारों तरफ केरोसिन छिड़क के रख दिया गया है, बस एक तीली की जरूरत है। और यह एक चेतावनी थी राहुल गांधी की। इसको किस हिसाब से आप देखते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उसी हिसाब से ढाली जा रही है और हर चीज को सियासी रंग में रंगने की कोशिश है। कैसे इसको देखा जाए? भारत बांग्लादेश संबंध तो है ही, वो खराब है ही, लेकिन इन सब के बीच ये पूरा का पूरा मामला, और इससे कैसे सियासी रंग देखने की हम कोशिश करें। जी राजीव जी, बांग्लादेश का तो जन्म ही भारत की पहल पर हुआ, पाकिस्तान से बटा, और वहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहते आए। और इस बीच जब कभी भी डेमोक्रेटिक ताना बाना वहाँ का बिगड़ा तो वहाँ के अल्पसंख्यकों को मुश्किलें हुई। लेकिन हमारे देश की सरकार का जितना जब मजबूत प्रभाव रहा बांग्लादेश पर, तो वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे, और जब हमारे देश का प्रभाव बांग्लादेश पर घटा, तब वहाँ हिंदू असुरक्षित हुए। और इसको इसी तरीके से देखें, आज वहाँ हिंदुओं पर जितने जुल्म हो रहे हैं, जितनी अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि भारत की पकड़ बांग्लादेश पर उतनी कमजोर हुई है। आज भारत बांग्लादेश के राजदूत को बुला के कुछ पूछे तो तुरंत बांग्लादेश भी जवाब में पूछने लगता है। ऐसी हिम्मत हुई थी क्या कभी? ऐसी कभी हिम्मत नहीं हुई थी। तो ये किसकी कमजोरी है? लेकिन चूंकि हमारे देश में जो राजनीति होती है वो आपदा में अवसर वाली होती है, तो इस बांग्लादेश से लड़ने के बजाय लड़ाई हिंदुस्तान में ही छेड़ दो। वहां वो अल्पसंख्यक को मारे, अल्पसंख्यक के खिलाफ माहौल बनाए, तो यहां कैसे वैसा ही माहौल बनेगा, ताकि लोगों का डिस्ट्रैक्शन हो और पूरा मामला, तुम हिंदुओं को मार रहे हो तो हम मुसलमान को मारेंगे, इस लिहाज इस हद तक ले जाने की सियासत है। लेकिन हिंदुस्तान चूंकि मजबूत डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ लंबी परंपरा रही है सेकुलर फोर्सेस के और आपस में मिलजुल कर रहने की, इसलिए किसी हद तक ही वो कामयाब होते हैं, पूरी तरह से कामयाब नहीं होते हैं। अभी भी जो आज विश्व हिंदू परिषद और दूसरे सबको प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई कि बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं सो देखिए। हिंदुओं को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, या मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? इसको तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो अपनी सरकार के खिलाफ आपको भी प्रदर्शन करना पड़ेगा। अपनी सरकार से मांग करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश गुनाह कर रहा है अपने ही नागरिकों के साथ जो हिंदू है। ऐसा नहीं कि भारत के हिंदुओं के साथ में वहां अन्याय हो रहा है, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश का नागरिक है उसको समान नागरिकता का व्यवहार नहीं दिया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं।
तो क्या ये आवाज यहाँ के दक्षिणपंथी ताकत उठा सकते हैं कि एक देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार दीजिए, अल्पसंख्यक को भी वही अधिकार है जो बहुसंख्यक का है? यही तो हिंदुस्तान में सबकी मांग है। क्यों विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने में लगती है कि अल्पसंख्यक जो है उसके अधिकार बहुसंख्यक से कम है, या एक धर्म का अधिकार ज्यादा हो सकता है? जहां हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जहां हिंदू प्रिविलेज्ड नागरिक हो, यही बात तो बीजेपी आरएसएस भी करती रही है। हालांकि ये भी ईमानदारी से नहीं करती है, ये भी सत्ता के लिए उतना ही बोलती है कि सत्ता मिल जाए। बाकी इनको ना धर्म से मतलब है, ना हिंदुओं से मतलब है। इनको उद्योगपतियों के लिए माहौल बनाने से मतलब है, सरकार बचाने से मतलब है। यहां भी वो ईमानदार नहीं है। अगर यहां भी ईमानदार होते तो हम ये मान के चलते कि चलो 80% लोगों का भला तो सोच रहा है, लेकिन ये 80% का भी भला सोचने वाली राजनीति नहीं करते हैं। ये क्लैरिफाई करते हुए हम ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है, ये नटशेल यही है कि हमारी सरकार कमजोर हुई है, नालायक हुई हमारी सरकार, इसीलिए बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। यहीं पर हम एक बात और जोड़ना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान से आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, तो हमने घर घुस करके भाई ऑपरेशन सिंदूर चलाया, कहा कि हम तो घर में घुस करके मारने वाली सरकार है। लेकिन यह अलग बात है कि इस दावे को भी डोनाल्ड ट्रंप ने चकनाचूर कर दिया, कहा कि सीज फायर करो, और सीज फायर हुआ। अब ये आप कहेंगे कि, या लोग कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात मान रहे हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं भाई, ऐलान तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया ना कि सीज फायर हो गया है, हमारी ओर से या पाकिस्तान की ओर से किसी ने नहीं किया था। उसके बाद हमारी सरकार ने एक बात कही थी बहुत महत्वपूर्ण, और वो बात कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उसको युद्ध माना जाएगा। क्या इस बात पर हमारी सरकार कायम है? नहीं है, क्योंकि इस बीच जो घटनाएं घटी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया खबरदार जो पाकिस्तान की तरफ में आंख उठाओगे। तो अब पाकिस्तान का नाम लेना इन्होंने बंद कर दिया है। दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, एक बार भी पाकिस्तान का नाम इन्होंने नहीं लिया। भाई पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन ने यह हमला किया, तब तो भाई ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और हर आतंकी हमले का जवाब जो है वो युद्ध है। तो क्यों खामोश हो, बोल क्यों नहीं रहे हो? यहां भी हमारी सरकार ने सरेंडर कर दिया है, और इस वजह से हमारा जो स्थिति है केवल बांग्लादेश में कमजोर नहीं है, आतंकी हमले के मामले में भी कमजोर हो गई है। पाकिस्तान खुल करके डॉलर ले रहा है अमेरिका से, उससे आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है, आतंकी आके हमले कर रहे हैं, और ये जाके रेसिप्रोकल टैरिफ के स्थापन कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि यहाँ पर परिस्थितियां कैसे यहाँ बिगड़ी हैं, और अब बांग्लादेश के साथ भी हमारे संबंध उस दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि एक पाकिस्तान के साथ जैसे संबंध रहे हैं वैसे ही संबंध यहाँ डेवलप हो रहे हैं, मतलब बिगड़ रहे हैं बांग्लादेश के साथ भी। लेकिन इसका कितना असर चुनावों पर पड़ सकता है, जो आने वाले राज्य 5 राज्यों के चुनाव हैं सिद्धार्थ जी, और उसमें भी पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव पे, और क्या इसमें आपदा में अवसर की तलाश में है यहाँ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी? विश्व हिंदू परिषद ने जो आज किया है तमाम, और खासकर इन राज्यों में जो बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य हैं उनमें, इसका सीधा सीधा यही मतलब निकाला जाए, आपदा में अवसर की तलाश। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी? आ रही अनम्यूट जी, ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से भाजपा किसी भी आपदा में अवसर खोजना तो भाजपा की प्रकृति रही है, उसकी प्रवृत्ति रही है। लेकिन डाटा ये बताता है कि भारत के 13 ऐसे राज्य जिनकी अपनी लिपि है, अपनी जिसकी स्वतंत्र लिपि है, मान लीजिए पंजाब के पास अपनी गुरमुखी नाम की लिपि है, तमिलनाडु के पास अपनी लिपि है, बंगाल के पास अपनी लिपि है। तो जो भारत में 13 राज्य ऐसे हैं जिनकी अपनी लिपि है, वो कौन कौन सी लिपि है? कोई भी आप अपनी जेब से नोट निकालिए, नोट के पीछे उन सब लिपियों का नाम लिखा हुआ है, अलग अलग लिपि में वो रुपए लिखा हुआ रहता है नोट के पीछे। तो वो जहां जहां इन 13 राज्यों में 10 राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, ये अपने आप में बताता है कि भाजपा का जो समर्थक बेस है, जो उसका वोटर बेस है, वो क्षेत्रीय दलों के सामने भाजपा को टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां पर भी क्षेत्रीय दल बहुत
मजबूत होते हैं, भाजपा वहां पे भाजपा को टिकना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भाजपा क्षेत्रीय दलों के साथ ये पहले तो कोशिश करती है कि दोस्ती कर ले, और उसके बाद अगर दोस्ती कर लेती है तो फिर धीरे धीरे उसी क्षेत्रीय दल को निगलने की कोशिश करती है। हमने अभी हाल फिलहाल में बिहार में देखा, ये लाख गमछा लहरा ले, लेकिन सच बात यह है कि 242 सीट पर इनकी हिम्मत ही हुई है सिर्फ 101 सीट पर लड़ने की। सोचिए, जो पार्टी गमछा लहराने की बात करती है 242 सीटों में से जो सिर्फ 101 सीट पर लड़ने की आपकी हिम्मत है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप वहां जो दूसरा क्षेत्रीय दल है, चाहे नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, आप उस पर निर्भर हैं। आपको पता है कि वो इतना ताकतवर है कि वो आपको जीतने नहीं देगा, तो या तो आप उसको मजबूरी में अपना दोस्त बनाते हैं, और धीरे धीरे दोस्त बनाने के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने शिवसेना के साथ पहले दोस्ती की, बाद में उसको निगल लिया, वो निगलने की कोशिश करते हैं। तो आपदा में अवसर तो भाजपा खोजेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जहां पर भी जिस राज्य में भी अपनी स्वतंत्र एक लिपि होती है वहां पर भाजपा बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर पाती है। डाटा ये नहीं बताता, क्योंकि भाजपा के राज में भारत का लोकतंत्र कमजोर हुआ है। इसका प्रमाण ही यह है कि संविधान का प्रारंभ तो हम भारत के लोक से होता है। वो अपने आप में एक फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था की बात करती है, और भाजपा के अनुसार मैं अलग हूं और तुम अलग हो, इसीलिए मैं तुमको कपड़ों से पहचानूंगा। भारत का संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग से, वहां पर हम प्रमुख है, लेकिन भाजपा बोलती है मैं अलग हूं और मैं तुम अलग हो, इसलिए मैं तुमको कपड़ों से पहचानूंगा। तो ये जो अदरिंग हुआ है भाजपा के राज में, जिसमें भारत हमसे निकलकर मैं और तुम तक आ गया है, ये दुखद सच है। और ये दुखद सच इसीलिए है क्योंकि भारत में, फिर से मैं कहता हूं, वोटिंग पैटर्न ये बताता है कि भारत में 3 में से 2 लोग समाज को बड़ा मानते हैं। उनका मानना है कि भारत हम भारत के लोग से बनता है। लेकिन ये भी सच है कि भाजपा में जो समर्थन करते हैं, हर 3 में से 1 व्यक्ति समाज से बड़ा संगठन को ज्यादा महत्व देता है, वो भाजपा के तरफ समर्थन करता है। दिक्कत यह है कि ये जो 2 लोग हैं, 3 में से 2 जो समाज को प्रमुख मानते हैं और भाजपा को, वो भाजपा के विचारधारा के खिलाफ चलते हैं, वो उतने संगठित नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में वो ममता बनर्जी के रूप में आ जाते हैं, तमिलनाडु में वो ममता बनर्जी नहीं होकर स्टालिन हो जाती है, कर्नाटक में वो सिद्धरामैया के रूप में आ जाते हैं, पंजाब में वो भगवंत मान बन जाते हैं, उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश बन जाते हैं, झारखंड में वो सोरेन बन जाते हैं, आप बिहार में जाइए तो वो नीतीश कुमार बन जाते हैं या तेजस्वी बन जाते हैं। दूसरी तरफ भाजपा का जो समर्थक वर्ग है, जो एक ही है, संख्या में कम है, लेकिन वो बहुत संगठित है। इसके लोग जो हैं विधायिका में भी है, मतलब 3 में से 1 व्यक्ति विधायिका में भी है, 3 में से 1 व्यक्ति कार्यपालिका में भी है, 3 में से 1 व्यक्ति न्यायपालिका में भी है, 3 में से 1 व्यक्ति मीडिया में भी है, जिसको हम आजकल गोदी मीडिया कहते हैं, जो कि भाजपा का भोंपू बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि वही जो संख्या भारत में है, हर 3 में से 1 व्यक्ति संगठन को प्रमुख मानता है, समाज को प्रमुख नहीं मानता। क्योंकि भाजपा के पास संगठन प्रधान वो पार्टी है, इसीलिए उसका प्रोपेगेंडा बड़ा होगा, उसका जो क्या कहते हैं हो हल्ला शोर शराबा ज्यादा होगा। लेकिन दिक्कत इनकी ये आएगी कि आप इस तरह का काम करते भी हैं तो दुनिया भर की सरकारें, चाहे वो खुद भी अगर दक्षिणपंथी हो, तो वो आपका समर्थन नीतिगत रूप से नहीं कर सकती। जैसे एर्दोगन तुर्की में हो या ट्रंप अमेरिका में, दोनों हमें पता है कि दक्षिणपंथी हैं, लेकिन खुल के ये दक्षिणपंथी भाजपा की नीतियों का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो दक्षिणपंथी होते हुए भी तुर्की और अमेरिका के साथ दक्षिणपंथी भाजपा का संबंध खराब हो रहा है। बांग्लादेश में जब तक वहां पर थोड़ा सा क्या कहते हैं लिबरल शासन था, तब तक तो भारत के संबंध ठीक थे, लेकिन जैसे ही वहां पर कट्टरपंथी सत्ता में आ गए, कट्टरपंथी मतलब दक्षिणपंथ, जैसे दक्षिणपंथ आएगा तो दक्षिणपंथ से दक्षिणपंथ का टक्कर हो जाएगा। तो यही स्थिति आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कह रहे हैं, तो दुनिया में कहीं भी कोई हिंदू अगर प्रताड़ित होता है तो आपको तो उसका प्रताड़ना रोकना चाहिए। चाहे वो बांग्लादेश का हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, तब भी आपको उसको बचाना चाहिए। नेपाल का हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, तब भी आपको बचाना चाहिए। अमेरिका से किसी हिंदू को अगर ट्रंप साहब बेड़ियों में और सीखचों में हवाई जहाज में बांध के ऐसा मुर्गा बना के भेज रहे हैं हिंदुस्तान हवाई जहाज में, तब भी आपको उस पर आपत्ति लेनी चाहिए, आपको ट्रंप साहब के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ट्रंप साहब के पास सामने तो आपकी आवाज निकलती नहीं है। इसका मतलब ही है कि भाजपा अपने आप को दक्षिणपंथी बताती तो है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे वो दक्षिणपंथी नहीं है। वो केवल और केवल सत्ता प्रिय है। उसको पता है कि सत्ता उसके हाथ में है, तब तक खेल उसके हाथ में चल रहा है। सत्ता किसी भी कारण से उसके हाथ से चली जाएगी तो उसका पूरा का पूरा जो है पाखंड है वो बाहर आ जाएगा। इसीलिए ये इनके प्रकार किसी भी तरह सत्ता में रहने का उसकी मजबूरी है। नहीं तो मेरे समझ में आज तक ये नहीं आ रहा है कि जिस भाजपा का नारा ही था कि
कि अखंड भारत हमारा है, ये तो भाजपा का नारा है कि अखंड भारत हमारा है। तो 10 मई को 10:30 बजे जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये बता दिया कि पाकिस्तान पर हमने इतनी बमबारी की है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, भाजपा भारत के प्रधान जी भी वही कह रहे थे, तो जिस समय आपके एक हाथ में अखंड भारत और दूसरे हाथ में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, दोनों आपके मुट्ठी में भारत की सेना ने ले आया था, तो सामने 5:30 बजे ट्रंप साहब के कहने पर आप सब कुछ छोड़ क्यों दिए? इसका मतलब ही है कि भाजपा दक्षिण पंथ का या सिद्धांत जो भाजपा बोलती है वो केवल उसका एक नारा है, उस सिद्धांत पर वो खुद भी नहीं चलती, उसका सिद्धांत, उसको केवल इतना पता है कि अवसरवाद है। आप संगठन का नाम लेते हो तो इस देश में 140 करोड़ लोगों का देश है, बहुत सारे लोगों ने जीवन भर बहुत मेहनत की है। राजीव जी, बात ऐसी होती है ना, मैं 10 से 15 सेकंड में बात खत्म करूंगा। किसी भी व्यक्ति को अपना परिचय बनाने में, अपना स्वतंत्र परिचय बनाने में करीब करीब 1 पीढ़ी की मेहनत लगती है। 31 साल जब आदमी बहुत मेहनत करता है तब उसका अपना घर, अपना एक परिवार, अपना एक इकोसिस्टम वो बना पाता है। परिचय उसको अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए 25-30 साल की मेहनत करनी पड़ती है। 140 करोड़ लोगों का देश है, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, उनका परिचय नहीं हो रहा है, उनको कोई पहचान नहीं रहा है। ऐसे में भाजपा तैयार आके खड़ी होती है, कहती है देखो एक छोटा सा नारा दे दो, जय भाजपा जय भाजपा, इस तरह का छोटा मोटा नारा दे दो, तुम हमारे संगठन में जुड़ जाओ। संगठन में जुड़ते ही व्यक्ति को लगता है कि हम मजबूत हो गए। संगठन का एक नियम होता है कि कोई भी संगठन में जैसे ही जुड़ता है वो अपने आप को ज्यादा मजबूत महसूस करने लग जाता है, एम्पलीफाई हो जाती है उसकी ताकत। भले उसकी ताकत नहीं है लेकिन उसको लगता है कि मेरे पास एक संगठन का मैं सदस्य बन गया। तो भाजपा लोगों की ये जो एक स्वाभाविक कमजोरी है, कमजोरी कहिए, ये एक प्रकृति है कि किसी व्यक्ति को 30 साल लगता है मेहनत करके अपने आप का परिचय बनाने में। 140 करोड़ लोगों के देश में किसी को भी अपना परिचय बनाने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। कई लोगों को अपने मेहनत के अनुसार परिचय नहीं मिल पाता। वैसे में भाजपा एक तैयार चीज उसके सामने रखती है कि आओ मेरे संगठन में जुड़ जाओ, कोई बहुत बड़ा काम तो करना नहीं है, हम तो रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है, हमारा तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, हमारे यहाँ तो तुमको सदस्यता भी नहीं लेनी है, आरएसएस है वो सदस्यता भी नहीं लेनी है, खाली 2-4 नारा वो जो बोल रहे हैं वो नारा बोल दो, उनके साथ लाठी भंजा दो, आपको लगता है कि आप संगठन के सदस्य बन गए, आपको लगता है कि हम बहुत पॉपुलर हो गए, आपको लगता है कि हमारी ताकत बढ़ गई। तो भाजपा ये जो भारत की एक विशिष्ट डेमोग्राफी है, भारत की जो ज्योग्राफी है, भारत की जो विशिष्ट डेमोग्राफी है, लोगों की जो क्या कहते हैं मनोविज्ञान है, उसका वो लाभ उठा रही है, उसका बेजा फायदा उठा के सत्ता में बनी हुई है। ये जिस दिन इस देश की जनता को समझ में आएगा, मेरे ख्याल से बर्लिन में जो प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे, इसी चीज को हम लोग सीधे धीरे धीरे इस चीज के खिलाफ, हम इस चीज को लोगों के विचारधारा को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो जो बर्लिन में कह रहे थे वो इसी दिशा में, इसी चीजों के तरफ वो इशारा कर रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी खेल नहीं है। ध्यान में रखिए, भारत में 3 में से 1 व्यक्ति भाजपा के संगठन को बहुत अच्छा मानता है, उसको मजा आता है, और ये जो 3 में से 1 व्यक्ति है वो विधायिका में भी है, कार्यपालिका में भी है, न्यायपालिका में भी है, मीडिया में भी है, और ये संगठित हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरी शक्ति है वो भले संख्या में ज्यादा है लेकिन वो असंगठित है। वो बंगाल में वो उसका रूप ममता बनर्जी का हो जाता है तो कर्नाटक में वो सिद्धरामैया का रूप ले लेती है। तो इस चीज को इस विचारधारा को हराने में, इस विचारधारा से एक बेहतर विचारधारा को प्रतिष्ठित करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा समय लगेगा। लोगों के माइंड शेयर को कैप्चर करना है, वोट शेयर कैप्चर करने से नहीं होगा। मेरे ख्याल से नेता विपक्ष इस चीज को जानते हैं, वो गंभीर है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है तो इसके बाद उन्होंने जमीन पर इस चीजों को समझा होगा। इसीलिए वो जब कहते हैं तो उनकी संकेत को हमको समझना चाहिए। इस चीज को हम आने वाले समय में धीरे धीरे बहुत मेहनत करके गंभीरता से इस चीज को उस विचारधारा के सामने एक बेहतर विचारधारा रखने का प्रयास करेंगे। ये जो उनका कहना है बर्लिन में, मेरे ख्याल से वो मामला काफी गंभीर बात वो बता रहे हैं और काफी उसका दूरगामी असर होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आपको भी लगता है कि ये सब कुछ जो बांग्लादेश वाला मामला है, जो वहाँ हिंदू इसका जो मामला है, जो लिंचिंग हुई, वो जो मामला है, उसको यहाँ अपने हिंदुस्तान में उठाकर आगामी जो आने वाले चुनाव हैं उस पर असर डालने की कोशिश है, उसमें फ़ायदा लेने की कोशिश है? 2 चीजें हैं बहुत स्पष्ट रूप से। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या तमाम हिंदुत्ववादी संगठन सरकार को भी पीछे से कवरेज देते हैं, कवर फायर देते हैं। अब सवाल तो सीधे तौर पर सरकार के सामने है
कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, और प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट के भीतर ये सवाल उठाया था कि अब तमाम पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे ताल्लुक हैं, हम छोड़ दें एक बारगी कि वो हिंदू और मुसलमान या ईसाई या सिख जो भी हो, लेकिन अगर पड़ोसी देश में कुछ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसका असर भारत में हो सकता है, बॉर्डर पर स्थितियां थोड़ी गड़बड़ा सकती हैं या पलायन भारत की तरफ हो सकता है, तो निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति को सक्रिय होना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी सरकार है, लेकिन सरकार निकम्मी है, सरकार के हाथ में कुछ है नहीं, कुछ करना नहीं है। तो ऐसे में कवर फायर देने के लिए तमाम हिंदुत्ववादी संगठन उसमें हिंदू का मुद्दा उठा रहे, और हिंदू से ज्यादा मैंने तो देखा दलित का मुद्दा उठा रहे। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि का अट्टहास करते हुए जिन लोगों ने लिंचिंग करी थी, और उस हरिओम वाल्मीकि के पीछे क्यों नहीं खड़े हुए? एक गुजरात में जिन दलित नौजवानों को नंगा करके पीटा गया था, उसके साथ ये कितने हिंदुत्ववादी संगठन खड़े हुए थे? नहीं। तो इनके जेहन में हिंदू जैसा कुछ भी नहीं है। ये एक तरफ तो सरकार को कवर फायर देना, और दूसरा भारत के भीतर हिंदू मुसलमान की राजनीति को करना और बुनियादी सवालों से लोगों का ध्यान भटकाना। इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी भयावह स्थिति में जा रही है। इस देश में असमानता की खाई लगातार चौड़ी हो रही है, और जो शासन है, प्रशासन है, वो आक्रामक होता जा रहा है। इस देश के नागरिकों के अधिकारों को छीना जा रहा है। आप बोल नहीं सकते। शिक्षा के लिए क्या हो रहा है? स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों को खत्म किया जा रहा है, सरकारी अस्पताल खाली हो गए, लेकिन पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ रही है, और उसमें भी सिलेक्टेड अंबानी और अडानी। यहां ढोंग होगा, एक पेड़ मां के नाम, और सारा जंगल अडानी को बेच दिया जाएगा। ये जो ढोंग है, उस ढोंग को देश के भीतर भी लोग जान रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। मुझे बता दीजिए कोई ऐसी संस्था जो ह्यूमन राइट से जुड़ी हो, जो डेमोक्रेसी से जुड़ी हो, जो भ्रष्टाचार का मूल्यांकन करती हो, जिसके पैमाने पर भारत कहीं बेहतर स्थिति में हो। या पत्रकारिता का देख लीजिए, जुडिशरी का देख लीजिए, कोई भी सूचकांक, गरीबी का, लिंचिंग का, नफरत का, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के सूचकांक को आप देख लीजिए, लगातार भारत की स्थिति बदतर हो रही है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल आपको हिंदू मुसलमान खेलना है, इसको भी लोग क्या नहीं समझते, बखूबी समझते हैं। ये भी चलेगा नहीं, लेकिन चूंकि मीडिया आपके हाथ में है, जिसे अभी राजीव जी आप कह रहे थे कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, वो पीक मीडिया, वो बिकाऊ मीडिया, जहां पर केवल सरकार के बचाव में तर्क दिए जाए, जहां एंकर वही काम करते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं, सरकार के प्रवक्ता करते हैं। तो उस मेन स्ट्रीम मीडिया पर केवल सरकार को वही कवर फायर देने के लिए सारी डिबेट आयोजित की जाती है, लेकिन जिसके पेट में दाना नहीं पहुंचा है, जिसके शरीर में पोषण नहीं है, जिसके बच्चों की शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, और निकल रही हैं तो अपमानित हो रही हैं, ये क्या लोग नहीं झेल रहे? मुस्लिम हो, ईसाई हो या दलित हो, बिना अपमानित हुए क्या वो पूरे अपने स्वतंत्रता के साथ, अपने गरिमा के साथ जीवन जी पा रहा है? उत्तर प्रदेश में मैं बैठा हूं, मुझे मालूम है कि सुल्तानपुर में क्या हो रहा है, प्रतापगढ़ में क्या हो रहा है। ये हालात पूरे देश के बना दिए गए हैं, जहां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लगातार नफरत बढ़ रही। राहुल गांधी जी की जो पूरी राजनीति है, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि राहुल गांधी राजनीति नहीं, सत्ता परक राजनीति नहीं करते, सत्य के लिए राजनीति। और इस देश का सत्य यही है जिसे संविधान में समता, न्याय और बंधुत्व कहा जाए।
इस सत्य के लिए राजनीति होगी। राहुल गांधी जी को कितना भी स्ट्रगल करना, कांग्रेस पार्टी को कितना भी स्ट्रगल करना, इस देश के बुद्धिजीवियों को कितना भी संघर्ष करना, डीवी लाइव जैसे चैनल्स के तमाम पत्रकारों को कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन इस देश की आत्मा को, भारतीयता को, बहुलता को और इस देश के आम लोगों के अधिकारों को, उनकी जीवन की गरिमा को, नौजवानों के शिक्षा और रोजगार के सवाल को, उसके अधिकार को ये बनाए रखना और उस अधिकार को मजबूत करना और इस सरकार के सामने लगातार सवाल खड़े करना, ये हमारी दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, जिसको निभाते रहेंगे। और जब तक ये, वैसे तो सत्ता जिस तरह से काम कर रही है, चुनाव आयोग उनके हाथ में, आप वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है राजीव। लोग, मैं बहुत आशावादी हूं और इस देश के लोग तो और भी बहुत आशावादी ही नहीं, बड़े महान हैं, बहुत उदार हैं। कई बार वो उदारता थोड़ी दिक्कत भी करती है, लेकिन इस देश के लोगों में लोकतंत्र के प्रति, इस देश के लोगों में संविधान के प्रति और इस देश के लोगों में उन नेताओं के प्रति भी, अगर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कोई खोल रहा है तो उस नेता के प्रति भी जो मोहब्बत है वो इस बात को साबित करती है कि इस देश के लोगों में कितना राजनीतिक विवेक है। वो मजबूर हैं। हम सब जानते हैं कि चुनाव बीजेपी नहीं जीत रही, चुनाव आयोग के जरिए उसे जिताया जा रहा है और ये जो संस्था पर कब्जा किया गया है बीजेपी के द्वारा, जो राहुल गांधी जी ने जर्मनी में बोला, ये कब्जा जिस दिन घटेगा, कमजोर होगा, खत्म होगा, उस दिन इस देश की जो आत्मा है वो आपको फिर से मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेगी। और फिर चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो या चीन और अमेरिका, हर देश की अपनी संप्रभुता है और प्रत्येक देश का अपना सम्मान है, लेकिन हमारी जो वैदेशिक नीति होगी उसमें कोई अब देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं, नफरत की राजनीति नहीं। अब नेपाल, अब बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान, वो हो सकता है सहयोग से दलित हो, उसकी लिंचिंग के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। अरे सरकार को घेरिए, ये सवाल तो सरकार पर होना चाहिए। ये सरकार निकम्मी क्यों है जिसने वहां के प्रधानमंत्री को पनाह दी? उस सरकार पर ही सबसे बड़ा सवाल है कि वो कर क्या रही है, उसकी विदेश नीति क्या है। अगर आपकी विदेश नीति फेल हो रही, जो चौतरफा हुई है, वो भूटान से लेकर के नेपाल तक, यहां पे भी आपकी विदेश नीति फेल हुई है, तो इसका मतलब है कि आपको सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये बहुत अनैतिक किस्म के लोग हैं, इनमें कोई शर्म लिहाज नहीं है, इनमें कोई लोक लाज नहीं है और संविधान को तो इन्होंने अपने जन्म से कभी स्वीकार ही नहीं किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। ये इस देश के लोगों के सामने है कि उस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और भारत की सरकार, भारत की सत्ता, भारत की अस्मिता की रक्षा करने के लिए आपको भी खड़े होकर के लड़ना पड़ेगा। सिर्फ विपक्ष का ये दायित्व नहीं है, क्योंकि विपक्ष बेहद कमजोर है। भारत की विदेश नीति जो कभी हुआ करती थी नेहरू जी के जमाने में, जो इंदिरा गांधी के जमाने में, कितनी मजबूत, कि 7वां बेड़ा भेज रहे हो या 100वां बेड़ा भेज दीजिए। अमेरिका को 2 टूक कहा था, यहाँ तो 60 बार ट्रंप ने कहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। इंदिरा गांधी ने 2 टूक कहा था कि 100वां बेड़ा भेज दीजिए, लेकिन ये रुकेगा नहीं। और वो गरिमा जो उन्होंने भारत की स्थापित की थी, जो प्रतिष्ठा स्थापित की थी, आज वो प्रतिष्ठा क्या बची है। और यही वजह है कि वो बांग्लादेश भी आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, ना नेपाल तवज्जो दे रहा है। विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, ये सारी ध्वस्त हो चुकी है। केवल एक थिथराई की नीति बची है, एक हिंसा की नीति बची है, एक नफरत की नीति बची है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति बची है और तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके सत्ता बनाए रखने की नीति बची है। इसका भी वक्त
बहुत जल्दी आएगा और मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को फिर से अपनी उस मूल भावना, मूल आत्मा की तरफ जाने का अवसर मिलेगा। राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा राहुल गांधी को जरा जल्दी से सुनते हैं। राहुल गांधी इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहे थे, जरा सुन लेते हैं चलते चलते, सुनिए। Indian democracy is actually a global public good. It's not just an Indian asset, it's a global asset. You imagine when I'm talking about attack on the Indian democratic system, I don't say it, but it's actually an attack not just on the Indian democratic system, it's an attack on the global democratic system. Because if you were to remove India as a democracy, if you were to remove 1.5 billion people from the democratic side, that's a huge dent on global democracy. So that's why I say that it's very important for Indian people, especially, to ensure that they protect this really valuable resource. तो यहाँ साफ साफ कह रहे हैं राहुल गांधी कि भारत के इस डेमोक्रेसी पे, इस भारत के लोकतंत्र पे हमला, इसे खत्म करने की कोशिश ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश होगी। 150 करोड़ जो यहाँ की आबादी है, लगभग 150 करोड़ की आबादी, उस पर उसको खत्म करने और उसके हाथों से अगर लोकतंत्र को छीना जाएगा तो उसका असर वैश्विक आबादी पर पड़ेगा, विश्व के अलग अलग देशों पे। और जो देश, जिन देशों में डेमोक्रेसी है, जो जिन जिन देशों ने डेमोक्रेसी की नुमाइंदगी की है, उनके ऊपर असर पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे राहुल गांधी कह रहे थे। तो राहुल गांधी की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा कमेंट चलते चलते प्रेम कुमार जी आपसे लेना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले, प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए, राहुल गांधी ग्लोबली बात कर रहे हैं और अब उन्होंने पहले भी बताया और इस मसले पे, इस मामले पे वो साफ साफ कह भी रहे हैं, जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो वो कह भी रहे हैं कि ये चिंता सिर्फ भारत की नहीं है दोस्तों, ये चिंता विश्व की है कि भारत का लोकतंत्र बचा रहे। इस बात की गहराई को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। जी राहुल जी, अपनी इससे पहले भी मैं इसी बात को कह रहा था कि भारत का जो लोकतंत्र है ये अगर खतरे में है, और खतरे में है, इस बात को राहुल गांधी बता रहे हैं कि यहाँ वो सारे इंस्टीट्यूशंस को वेपनाइज्ड कर दिया गया है, चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है। एक राजनीतिक पार्टी या दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में देखिए चंदे के हिसाब से, संपत्ति के हिसाब से कितना बड़ा फर्क है। राहुल गांधी बता रहे कि ये 90% एक तरफ और बाकी शायद 10% में पूरा अपोजिशन, इस तरह का कुछ आंकड़ा उन्होंने रखा भी है। तो ये जो बात है, ये इंडिया की जो डेमोक्रेसी चूंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है, आदर्श मानी जाती है, तो इंडिया की डेमोक्रेसी में कोई खोट होता है, कोई खामी आती है या विकृति आती है, तो इससे लड़ता हुआ विपक्ष, इस पर पूरी दुनिया की नजर होती है कि इंडिया अपने यहाँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ जो शक्तियां हैं उससे लड़ने के लिए कौन सा तरीका अपना रहा है। यानी इंडियन डेमोक्रेसी में क्या इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम काम करता है कि नहीं करता है, तो इस पर दुनिया की नजर है। और ये इम्यून सिस्टम, ये इंडिया का अपोजिशन है, उसका संघर्ष है, और विद द हेल्प ऑफ वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आज चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए ये संघर्ष बड़ा हो गया है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी विश्वास दिला रहे हैं कि हम सिर्फ सवाल पूछकर छोड़ देने वाले नहीं हैं, हम उस सवाल का हल लेकर आएंगे। यही विश्वास दरअसल भारतीय राजनीति में परिवर्तन की उम्मीद को जिंदा रखे हुए है। राजीव जी, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी इस चर्चा में बने रहने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ हो रही थी। हमारे तमाम साथियों, आप सबका शुक्रिया। और राहुल गांधी की बात, और जब बांग्लादेश की जो घटनाएं उस तेज़ी से बढ़ रही हैं और भारत और बांग्लादेश का संबंध के जो रिलेशन हैं वो उस हिसाब से ख़त्म हो रहे हैं, बिल्कुल उस कगार पे पहुंच गए हैं जहां आप देखिए कि वीज़ा सेक्शन को बंद कर दिया गया है। दोनों देशों ने यहाँ से ना कोई वहाँ बांग्लादेश जा सकता है, ना बांग्लादेश
से कोई यहाँ आ सकता है, तो परिस्थितियाँ कितनी खराब हो गई हैं। जिस बांग्लादेश के जन्म में, जिस बांग्लादेश के अलग करने में, पाकिस्तान से अलग करने में भारत का इतना बड़ा योगदान था, जिस मुक्ति संग्राम को भारत ने विजय संग्राम की विजय दिवस में परिवर्तित किया, बांग्लादेश शुक्रगुजार होता था हमारा, वही बांग्लादेश और वहाँ की आवाम आज हिंदुस्तान को आंख दिखा रही है। और इन सब की से इतर अगर देखिए तो भारत में सियासी रोटी सेकने की कोशिश अब शुरू हो गई है, क्योंकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, और वहाँ पोलराइजेशन की इससे अच्छी इस हालत और क्या हो सकती है कि आप जाइए और फिर वहाँ बांग्लादेश में हो रहे जो हिंसा है उसके खिलाफ आप आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस देश के, यानी हमारे देश के जो हुक्मरान हैं, इस देश में जो सत्ता पर काबिज हैं, उनको देखना चाहिए कि हमारी विदेश नीति क्या है और कैसे हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सकते